जिंदगी हमको मिली है तो जिएंगे खुलकर, फूल की तरह रहेंगे सदा ही खिल खिल कर। मौत तो आनी है, आएगी ये तो निश्चित है, फिर भला रोज जिए क्यों बताओ मर मर कर। नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज आत्महत्या निवारण पर हम बातचीत करने वाले हैं, आत्महत्या निवारण एवं रोकथाम। तो आइए इसकी चर्चा करें। उससे पहले इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में कौन से मेहमान हैं, मैं आपका उनसे परिचय करा देती हूं। इस वक्त हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर समीक्षा साहू जी। मैम, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार आत्महत्या जैसी जो भीषण समस्या है वो हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर बढ़ती जा रही है। किस तरीके से आत्महत्या की हम समस्या को समझें, उसका कैसे निवारण किया जाए, रोकथाम कैसे किया जाए, और उससे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर आत्महत्या जैसे कदम को आखिर लोग क्यों उठाते हैं, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। इस अनमोल जीवन को हमें अनमोल ही रखना चाहिए। तो आइए सबसे पहले डॉक्टर समीक्षा साहू से जानते हैं कि आखिर क्यों आत्महत्या के लिए लोग प्रेरित होते हैं, और उससे पहले जानते हैं कि आखिर विश्व आत्महत्या दिवस क्यों मनाया जा रहा है। जी, विश्व आत्महत्या दिवस इस उम्मीद और इस विजन के साथ मनाया जा रहा है कि लोगों के बीच में आत्महत्या से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाए। लोग बातों को जान के बहुत ताज्जुब होगा कि वर्ल्ड में सुसाइड इज अमंग द फर्स्ट 7 रीजन फॉर डेथ। सुसाइड जो है एक लैटिन वर्ड से आता है जिसका मतलब है सेल्फ मर्डर। कोई भी आदमी कभी तो क्षण में सुसाइड कर लेता है, एक इम्पल्सिव थॉट आता है। कभी कुछ लोग जिंदगी में काफ़ी टाइम तक प्लान करते हैं, सालों की, अब मैं ऐसा करूँगा, ये चीज़ करूँगा, ये टाइम होगा मैं ऐसा सुसाइड करूँगा। कुछ लोग क्रॉनिक सुसाइड बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं कि अल्कोहल लेंगे, तेज़ गाड़ी चलाएंगे, अपनी मेडिकेशन भले डायबिटीज़ हाइपरटेंशन के बराबर नहीं लेंगे। तो ये एक सुसाइड का बिहेवियर है जो लोग फॉलो करते हैं। हम सबको जो एक आज इम्पॉर्टेंट बात जानना ज़रूरी है कि भाई सुसाइड जो है वो एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। जैसे मिर्गी, बुखार, टीबी, वैसे ही सुसाइड एक हेल्थ की प्रॉब्लम है। 95% जो सुसाइड होते हैं वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के चक्कर में होते हैं, जिसमें मैडम 80% लोग जो सुसाइड करते हैं उनको डिप्रेशन होता है। कम से कम 15 से 20% लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर, जैसे सुशांत सिंह के केस में हमने देखा था, लेडी गागा एक सिंगर है, उनको भी हैं। फिर अब बात करें स्किज़ोफ्रेनिया, एक भयानक मानसिक रोग। जॉन नैश, एक बहुत बड़े नोबेल पुरस्कार जिनको मिला था इकोनॉमिक्स के लिए, उनको भी स्किज़ोफ्रेनिया था। तो उस लेवल की बीमारी, उस तरीके के लोग भी सुसाइड करते हैं, जिनमें 10% कुछ लोग रहते हैं। फिर जो लोग नशा करते हैं वो लोग भी सुसाइड करते हैं। तो एक सुसाइड जो है हमारे बीच में बढ़ता जा रहा है। अब WHO की अगर अपन बात करें, आपने नाम सुना ही है WHO का। सो WHO का कहना है कि भाई जो 50% मानसिक बीमारियां हैं वो 14 साल की उम्र के पहले हो जाती हैं। दूसरी बात है, आपने नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे का नाम सुना होगा। उसमें बताया गया कि 12 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें सबसे ज़्यादा सुसाइड होने लगा है। इसका प्रेवलेंस 2% से भी अधिक हो गया है। तो अब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बच्चों में भी बढ़ रही हैं। और आज हम देख रहे हैं समाज में कि भाई हर दिन हम जब पेपर खोलते हैं, आज किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, मम्मी ने डांट दिया, पबजी खेलने को नहीं मिला तो आत्महत्या कर ली, घर से भाग जाते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं। तो अलग अलग तरीकों की बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है। और कोविड के बाद में घर परिवार में बच्चों में ये मेंटल हेल्थ इश्यूज और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। बिल्कुल, तो मेंटल जो इश्यूज हैं वो बढ़ रहे हैं। हेल्थ अगर आपकी ठीक है, ये आप तो ध्यान रखते हैं, लेकिन उसके लिए बेहद जरूरी है कि आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम इस भागती दौड़ती जिंदगी में ये भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जिम्मेदारियों के साथ साथ हम मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर जाते हैं। और यही वजह है कि जाने अनजाने हम इस आत्महत्या जैसे कदम की ओर आगे प्रेरित होते हैं। जिस तरीके से आप जानते हैं कि 20वां ये दिवस जो है मनाया जा रहा है, WHO के माध्यम से संचालित किया जाता है। और इस बार जो थीम रखी गई है मैम, जिस तरीके से हम बात करें, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। तो आखिर जिंदगी में अगर होप है, उम्मीद है, तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारियां ना ला दें कि कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में आ जाएं। आपने जैसे बात किया कि एक छोटी एज जब होती है, जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है, यूं कहें छोटे बच्चे जिस तरीके से अभी हम देखते हैं कि हाथों में मोबाइल होता है और माताएं परेशान होती हैं, मम्मियां परेशान होती हैं कि बच्चे को खाना कैसे खिलाया जाए। मोबाइल अगर
अगर हम उनसे हटा लेते हैं तो वो रोने लग जाते हैं, जिद करने लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं जिद अगर पूरी करते जाएं तो कहीं ना कहीं उनका एक बिहेवियर हो जाता है कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो वो कोई ऐसा कदम उठा लेंगे। तो किस तरीके से अपब्रिंगिंग करते हुए माता पिता इस चीज का ध्यान रखें? देखिए, कोई भी बच्चा ना मोबाइल के साथ पैदा होता है ना मैगी खाते हुए पैदा होता है। तो जब लोग बच्चों को ब्लेम करते हैं तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। ये प्रॉब्लम है पेरेंटिंग की। आजकल का टाइम ऐसा है कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, घर में उतना जो सोशल सपोर्ट पहले हुआ करता था वो नहीं है। तो हम सोचते हैं कि भी काम फटाफट हो जाए, बच्चे के सामने मोबाइल रखा और खाना खिला दो। आप बिलीव नहीं करेंगे मैडम, मैं हर दिन एक ना एक ऑटिज्म का बच्चा देखती हूँ। बहुत से बच्चे रिग्रेस, मतलब जो उनके माइलस्टोन उन्होंने अचीव किए थे, उनका आई कांटेक्ट, सोशल कम्युनिकेशन खत्म होता जा रहा है। ऑटिस्टिक ट्रेट्स डेवलप हो रहे हैं बच्चों में एक्सेसिव मोबाइल यूज़ के कारण। हम सिंपल एक माँ बाप को सलाह देते हैं कि भाई 2 साल की उम्र तक आप बच्चों को कोई स्क्रीन मत दिखाइए। अगर आपको बच्चे से फ़ोन लेना भी है तो उसे छीनिए मत, वो एकदम अग्रेसिव होगा। देखिए, मोबाइल क्या करता है, एक अच्छी चीज़ है तो मज़ा आता है, तो ब्रेन में डोपामीन प्रोड्यूस होता है, और डोपामीन कोई भी चीज़ अगर प्रोड्यूस करेगी तो वो एक एडिक्शन बन जाता है। तो अगर आप कोई चीज़ आपके ब्रेन में अच्छा हैप्पी हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, आप उसको छीनोगे तो बच्चा चिड़चिड़ाएगा, तो आपको उसको रिप्लेस करना है। तो अगर आप बच्चे को एक वार्निंग दो कि बेटा अभी 5 मिनट, इसके बाद मैं आपसे मोबाइल ले लूँगा, ठीक है। और अगर आप बच्चे से मोबाइल ले रहे तो उसको रिप्लेसमेंट में कोई ऐसी एक्टिविटी दीजिए जिससे वो उसे अच्छा लगे। एक बच्चों का रूटीन सेट करिए, टाइम टेबल सेट करिए उनका। पूरी फैमिली को एक जैसा बच्चे के साथ बिहेव करना चाहिए। नहीं कि माँ पेरेंटिंग कर रही है, डांट रही है, दादी बोल रही है अरे क्यों बच्चे को रुला रही है तू, बच्चे को मोबाइल क्यों नहीं दे रही, वो रो रहा है। तो होता है ना ज़्यादातर घर वालों में ये। तो आपको बच्चों को एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, टाइम आउट देना चाहिए। अगर आपका बच्चा चिढ़ रहा है, उनको बोलो ये कॉर्नर है, जब आप शांत हो जाओगे तब आप आके हमसे बात करें। दूसरी, अगर अपन बात करें कि सुसाइड इतने सारे क्यों बढ़ रहे हैं बच्चों में या लोगों के अंदर, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजिकल, जेनेटिक। अगर घर परिवार में किसी को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है या किसी ने सुसाइड किया है तो उस घर में इसका रिस्क ज़्यादा है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जेनेटिक रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी मल्टीप्लाई होती हैं। सेकेंड चीज़ है कि अगर हम टेम्परामेंट जो लोगों का है, कुछ लोगों का स्वभाव होता है ना, अरे वो तो बहुत चिड़चिड़े हैं, बहुत खुश मिजाज हैं, वो तो बड़े अनबने से हैं। तो अगर किन्हीं लोगों का टेम्परामेंट बचपन से अगर आप देखो डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट है, एडजस्ट नहीं कर पाते, ऐसे लोगों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। किसी में सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हैं, परफेक्शनिस्ट ट्रेट्स हैं। अगर इस तरीके की आपको चीज़ें दिख रही है तो ये एक वार्निंग साइन है। अगर घर परिवार में कलेश बढ़ रहा है, पेरेंट्स में आपस में मैरिटल डिस्कॉर्ड बढ़ रहा है, झगड़े हो रहे हैं बच्चों के सामने, उस पर भी बच्चों पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर बच्चे का कोई लॉस हो रहा है, भले वो एक पर्सनल एज अ फ्रेंड, अगर कोई लव अफेयर है, टीनेज है, प्यूबर्टी है, बहुत से बच्चों के अफेयर होते हैं आजकल इंस्टाग्राम पे, वो भी टूट रहा है, तो आप उस चीज़ को नकारिए नहीं, अरे तुम तो बच्चे हो, तुम्हारा काय का अफेयर, तुम्हारी ये क्या प्रॉब्लम। उनकी भी फीलिंग्स को आपको वैलिडेट करना है। बच्चों का कोई एकेडमिक लॉस है, उसका मार्क्स कम आ गए हैं, फेल हो गया है, कम नंबर आ गए, तो वो भी एक बहुत बड़ा सदमा लग जाता है। तो जब लाइफ में ऐसे कुछ कुछ इवेंट्स होते हैं और जिस तरीके से माँ बाप रेसिप्रोकेट करते हैं, माँ बाप अगर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हैं, तुम इतने नंबर नहीं लाए, तुम्हारे उनको देखो कितना अच्छा पढ़ता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं बच्चों पे, तो बच्चे अपने आप को डाउट करने लगते हैं। देखिए, हमें बच्चे को एक्सेप्ट करना है। ये वही बच्चा है ना जिसके पैदा होने पे आप बहुत खुश हुए थे, आपके कपड़ों में अगर वो सूसू भी कर देता तो भी आप खुश होते थे। अगर आज वो बच्चा 10 नंबर कम भी ले आएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी जान से बढ़कर तो नहीं है। बच्चे को समझिए, उसको अपने आप में एक दोस्त बनाइए। हमारे पास बच्चे लाते, हम क्या करते हैं, हम एक बच्चे से रैपो बनाते हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं, क्योंकि उम्र के साथ साथ बच्चे बदल रहे हैं। जब वो प्यूबर्टी में आते हैं उनका सोच बदल जाता है। आप हर बच्चे की एज के हिसाब से अपना पेरेंटिंग का स्टाइल तो बदलिए, ज़रा बच्चे से बात करिए, ऑटोमेटिकली बच्चा अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा। पुराने वाला ज़माना नहीं रहा कि हेडलाइट के नीचे बैठे थे हम और हमारे पापा के सामने आंख नहीं उठाते थे। अब ज़माना चेंज हो गया है, 21st सेंचुरी है। बच्चा और पापा दोनों फेसबुक पे एक दूसरे की पिक्चर लाइक कर रहे हैं अभी। तो वी नीड टू चेंज। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात डॉक्टर समीक्षा साहू ने कही, और मनोचिकित्सक हैं तो मन की दशा को समझना बेहद ज़रूरी है, और वो बहुत अच्छे से उन्होंने ये बातचीत की। आगे भी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज वर्ल्ड फर्स्ट एड डे भी है, और मैं आपको बता दूं कि हर साल सितंबर मंथ में शनिवार का जो दिन होता है, जो शनिवार होता है, उसमें मनाया जाता है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। और ये प्राथमिक उपचार है, किस तरीके से आप करें इसके बारे में भी जागरूकता बेहद जरूरी है। और आपको बता दें कि इस साल जो इसकी थीम है आजीवन प्राथमिक उपचार, तो कैसे आप फर्स्ट एड के बारे में जानें, आइए पहले देख लेते हैं।
फर्स्ट एड दिवस के अवसर पे मैं आपको क्या फर्स्ट एड दिया जाता है पेशेंट को वो बताना चाहता हूँ। आम दिनों में आपके सामने कई बार ऐसा स्थिति आ जाती है कि कोई अचानक आदमी बेहोश होकर गिर गया, या सडनली उसको हार्ट अटैक पड़ गया, या कार्डियक अरेस्ट हो गया, या इवन एक्सीडेंट हो गया। इसके लिए जो एक प्रोटोकॉल हम लोग अपनाते हैं वो कहलाता है ABCDE। ए से हम सबसे पहले उस मरीज का एयरवे चेक करते हैं, बी से हम उसका ब्रीदिंग चेक करते हैं, सी से उसका सर्कुलेशन चेक करते हैं, डी से हम उसकी डिसेबिलिटी देखते हैं, और ई से अपन देखते हैं कि उन्होंने कोई चीज़ एक्सेल या वो तो नहीं कर लिया है। तो ये सारे चीज़ जो ABCDE का प्रोटोकॉल अपन अपनाने से कई मरीजों को अपन बचा सकते हैं और हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कर सकते हैं। ये सारा ABCDE प्रोटोकॉल से पहले आपको चाहिए कि 108 नंबर में डायल करके सबसे पहले उन्हें खबर कर दें कि एक पेशेंट की हालत सीरियस है। उसके बाद जो प्रोसेस हो रहा है वो मैं अब आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि सडनली आपके सामने कोई पेशेंट, कोई मरीज अचानक बेहोश होकर गिर जाए तो उसको अपन किस तरीके से रिवाइव करेंगे। पहला स्टेप ये है कि पेशेंट को जो है उसको एक हार्ड बेस पे लिटाना है। जो नीचे का फ्लोर हो, जैसे ज़मीन हो या कोई भी हार्ड बेस हो, उस पे लिटाना है। उसकी गर्दन की पोजीशन अपन को चेक करनी है। सबसे पहले अपना सिर उसके पास ले जाके देखना है कि वो सांस ले रहा है कि नहीं अपने कान से। हाथ रखना है छाती के ऊपर कि रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है कि नहीं है। अगर रेस्पिरेटरी एक्टिविटी नहीं है, अगर उसका सांस नहीं चल रहा है, तो वो टाइम है जब मेरे को CPR स्टार्ट करना है। CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि पेशेंट का जो पोजीशन है, किसी की मदद लेके उसके गर्दन को थोड़ा टिल्ट कर देना है। गर्दन टिल्ट करने से ये एयरवे जो है इनका स्ट्रेट हो जाता है। ये ट्रैकिया का एयरवे स्ट्रेट होने से सांस लेने में इजी होता है। एक इंसान को और चाहिए जो सांस लेने में हमें मदद करेगा। इस समय इस पोजीशन में पेशेंट है। अगर मुंह में सिक्रीशन है तो उतनी देर में अपन रुई या रुमाल से साफ़ करेंगे। अब कार्डियक मसाज देने की स्टार्ट करते हैं। कार्डियक मसाज के लिए अपने 2 हाथ को लेना है, लॉक पोजीशन करना है। लॉक पोजीशन करके पेशेंट के साइड में अपन को खड़े हो जाना है। एल्बो को भी लॉक करना है, कोई हाथ मोड़ेंगे नहीं, स्ट्रेट रखना है, लॉक करना है और इसको कंप्रेस करना है। ये जो कंप्रेस करेंगे ये 2 इंच तक दबना चाहिए, मतलब हल्का कंप्रेशन से हार्ट तक का कोई कंप्रेशन नहीं पहुंचेगा। अब मेरे को करना है बीट्स देना है, मुझे 30 बीट्स देना है एट द रेट ऑफ 100 बीट पर मिनट। तो मैं काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इसके बाद रुका और ये गया साइड में माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने के लिए। 2 रेस्पिरेशन दूंगा और 30 बीट दूंगा, और ये चीज़ मैं कंटिन्यू करता रहूँगा तब तक जब तक के कि पेशेंट रिवाइव ना हो जाए। अब ये प्रोसीजर चल रहा है, इस बीच में भी मेरे को लगता है कि हार्ट वापस नहीं आया है, तो हमें एक मुक्का बनाना है और सीधे चेस्ट में जितनी ताकत से मार सकते मारना है। ये करीब 100 जूल के करंट के बराबर होता है। ये 100 जूल का करंट जैसे ही इसको मिला तो हार्ट दोबारा चालू हो सकता है और फिर हमें कार्डियक कॉम्प्रेशन स्टार्ट करना है। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन था CPR का। इस समय अपन को एक और इंसान की मदद लगती है जो सांस दे। तो हर 30 बीट के बाद 2 सांस, फिर 30 बीट, फिर 2 सांस। ये एक प्रोसेस करने से किसी को हार्ट अटैक हो या किसी को कार्डियक अरेस्ट हो तो वो उसका हार्ट वापस रिवाइव हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया अगर कहीं पे, तो उस रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में नॉर्मल में अपन को ये दिख जाता है कि हाथ की हड्डी टूटी है या पाँव की हड्डी टूटी है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है स्पाइन की इंजरी में। स्पाइन की इंजरी जो है, रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड की जो इंजरी है, उसमें जो होता है उसमें आदमी को पैरालिसिस हो जाता है। अब अगर हाथ की हड्डी टूटी है तो आसपास किसी भी जगह से तुरंत के तुरंत अपन को लकड़ी लेके लाना है। वो लकड़ी से ये जॉइंट और ये जॉइंट, जो भी हड्डी बीच में टूटी है, 2 जॉइंट को इमोबलाइज करना है और रस्सी बांध देना है। 3-4 लकड़ी के पट्टिए लगाए या कार्डबोर्ड लगाए और इसको स्टेबलाइज कर दिया। ये स्टेबलाइज करने के बाद जैसे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है कि ये हाथ हिलने का डर लग रहा है, तो आपको इनका बेल्ट खोल लेना है। हाथ को बेल्ट से
बॉडी से स्टिक कर देना है और ये हाथ अपना स्टेबलाइज हो गया। इसी तरीके से अगर पाँव का लें तो पाँव के बोन के लिए भी इस जॉइंट को और इस जॉइंट को स्टेबलाइज करना है तो लकड़ी लंबी होनी चाहिए ताकि यहाँ से कोई मूवमेंट ना हो। ये हड्डी जो टूटी है इसमें कोई मूवमेंट ना हो और इसको पट्टे से बांध दिया जाए। मेन प्रॉब्लम आती है स्पाइन की इंजरी में। स्पाइन की इंजरी मतलब गर्दन में चोट लगी हो, कमर में चोट लगी हो, ऐसे मरीज को बिल्कुल लटका के ना ले जाया जाए जब तक कोई हार्ड बेस ना मिल जाए, पूरा स्टिफ बेस ना मिल जाए, उसको वैसे के वैसे रखा जाए। क्योंकि मेरुदंड में अगर ट्विस्ट आया तो पैरालिसिस होना तय है। तो मेरुदंड को बचाने के लिए हार्ड बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। पेशेंट को 4 बार फ्लैप से उसको बांधना पड़ेगा, गर्दन और सिर को पूरा फिक्स करना पड़ेगा और उस हिसाब से अपन को उसे शिफ्ट करना पड़ेगा। ये हो गया एक्सीडेंट। अब आगे अपने पास मान लीजिए कि पेशेंट बच्चा डूब गया है तो सबसे पहला काम अपन को ये करना है कि उसको करवट दिलाना है। फर्स्ट इज करवट जैसी दिलाया, क्योंकि क्या है मरीज इस समय पानी एस्पिरेट कर चुका है। सबसे पहले पेट दबाया तो बड़बड़ करके पानी निकलना शुरू होगा। इसके बाद उसको स्ट्रेट करके उसके गर्दन को पीछे करके कुछ भी करके एक एयरवे डालना है ताकि जीभ पीछे ना गिर जाए और अपन को एब्डोमिनल कॉम्प्रेशंस करते जाना है ताकि पूरा पानी निकल जाए गर्दन को एक तरफ में शिफ्ट करके, और मुंह से फिर रेस्पिरेशन देना है। अगर आपको लग रहा है कि हार्ट नहीं चल रहा है तो उसी समय जो CPR का प्रोसीजर बताया गया था उस प्रोसीजर को अपन को रिपीट करना है। इलेक्ट्रिक शॉक का पेशेंट है, इलेक्ट्रिक शॉक अपन को कई बार मिलता है। तो इलेक्ट्रिक शॉक में नॉर्मल में देखा जाए तो पेशेंट की डेथ सेकंड्स में होती है और उसके बाद मरीज को हॉस्पिटल लाया जाता है। जब वो ठीक है तो उस पेशेंट के लिए कोई तकलीफ़ की बात नहीं रह जाती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ अगर शॉक में कोई मर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कार्डियक अरेस्ट है। उस केस में आपको एक बहुत तेज थंप मारना है छाती में और कार्डियक मसाज करना है। हो सकता है 30 सेकंड के अंदर ही वो उठ के बैठ जाए, लेकिन वो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस समय शॉक लगा है उसी समय आपको करना है। अगर आपने 1 मिनट भी उस समय वेस्ट किया तो वो हार्ट अगर 1 मिनट के लिए बंद हुआ तो ब्रेन डेड हो चुका होगा। ये प्रोसेस करने से पहले ये जरूर तय कर ले कि उस बॉडी में करंट ना हो, नहीं तो अपन को भी करंट लगने का डर रहेगा। आज के ज़माने में अपन देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली लोगों को हार्ट अटैक से डेथ हो रही है। बड़े बड़े फिल्म स्टार लोग अपने ट्रेडमिल में दौड़ते हुए कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है। तो हार्ट अटैक से बचने के लिए 3 मेन इंपॉर्टेंट दवाइयाँ होती है। उसमें से एक दवाई है एटोरवास्टेटिन 80 मिलीग्राम, दूसरी दवाई है एस्पिरिन और तीसरी दवाई है सॉर्बिट्रेट। ये तीनों दवाई आप अपने जेब में रखिए। कभी भी आपको ये लगा कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट अटैक के सिम्टम है सीने में तेज़ दर्द होना, जबड़े में दर्द होना, घबराहट होना, पसीना आना, इस तरीके का सिम्टम लगा तो ये 3 दवाई आप तुरंत ले सकते हैं। अगर आपको हार्ट अटैक नहीं है और फिर भी आप ये 3 दवाई ले रहे हैं तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने देखी, समझी होगी और निश्चित तौर पर इसे अपने जीवन में अपनाइएगा भी। और वर्ल्ड फर्स्ट एड डे आज है और डॉक्टर समीक्षा साहू हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैम जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारा जो मेन टॉपिक है विश्व आत्महत्या निवारण पर, तो अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या जैसा संगीन कदम उठाता है तो उसके लिए किस तरीके से प्राथमिक उपचार दिया जाए, कहीं ना कहीं वो भी घर वालों को जानना जरूरी है। तो किस तरीके से आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहला ये कि अगर आप किसी को जानते हैं कि वो सुसाइडल है या सुसाइड के बारे में बात कर रहा है तो उस चीज़ को बहुत ही गंभीरता से लें। कोई आदमी अगर सुसाइड की कोशिश करता है या उसके बारे में बात करता है तो मान के चलिए कि वो सुसाइड करेगा ही करेगा। बहुत से टाइम पे लोग बाद में बोलते रहे उन्होंने एक बार पहले भी कोशिश की थी बट अब तो लेट हो गई। तो एक निमोनिक है फील करके, FEEL, हर केयर गिवर के लिए इम्पॉर्टेंट है। F फोकस, उस व्यक्ति पे फोकस करें, ध्यान दें उसका। E एनकरेज का मतलब है उस व्यक्ति को एनकरेज करें बात करने के लिए। हमारे हिंदुस्तान में आदत होती है, हमें ज्ञान देने की आदत ज़्यादा है, सुनने की कम होती है। तो उस व्यक्ति को एनकरेज करें ताकि वो अपने मन की बात आपसे शेयर कर सके, अपनी प्रॉब्लम आपको बता सके। तो थर्ड E है, सेकंड E है एम्पथाइज का मतलब होता है अपने आप को दूसरे के शू में रखना, कि अपने आप को दूसरे की जगह रख के महसूस करना। उसकी प्रॉब्लम को समझिए, अंडरस्टैंड करिए। उसको पागल, अरे कुछ नहीं होता, ऐसा है क्या, वैसा है, साइकाट्रिस्ट कुछ नहीं है, काउंसलिंग कुछ नहीं है, ये सब बोल के उसकी प्रॉब्लम्स को छोटा ना करें। L अलोन, लेफ्ट अलोन, उस व्यक्ति को अकेला ना छोड़ें।
बहुत सारी सुसाइड हेल्पलाइंस हैं जिन पे आप वो कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे काउंसलर्स के नंबर अवेलेबल हैं ऑनलाइन। बहुत सारे साइकेट्रिस्ट हैं। आप नियरेस्ट हॉस्पिटल अपने फिजिशियन के पास जा सकते हैं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति जिसके मन में सुसाइड का थॉट आता है, तो मेरे आपसे गुजारिश है कि 3D फॉलो करिए। डिले, जो एक इम्पल्स आता है सुसाइड का, कई बार एक ये वेव की तरह आते हैं, और वो एक इम्पल्स को चले जाने दीजिए, वो वेव को पास हो जाने दीजिए। डिले करिए, डिस्ट्रैक्ट करिए, कोशिश करिए खुद को कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करने का, भले ही हॉबीज़ हो या अपने दोस्तों से बात करना हो, बाहर निकलना हो। तीसरी चीज़ है डीप ब्रीदिंग। कोई ऐसी चीज़ जो आपको उस एंजाइटी से, वो एक क्षण से दूर लेके जाए। देखिए, लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको एक बार मिलती है। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम इस दुनिया में इतनी बड़ी नहीं है, भले वो फाइनेंस हो, लव अफेयर हो, या कोई भी मुसीबत हो जिसका सोल्यूशन नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। और बिल्कुल कहा जाता है कि अगर आप अपने सगे संबंधियों के पास रहते हैं, अपने दोस्तों के पास रहते हैं, उनसे अपनी समस्याओं को साझा करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इन मानसिक समस्याओं से बच सकते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से डॉक्टर समीक्षा ने बात की है कि बच्चों के मेंटल इश्यूज को कैसे आप समझें, उनका निवारण कैसे करें, एक ग्रोइंग एज में अगर बच्चा है, यंग एज में अगर बच्चा है, तो किस तरीके से उनकी समस्याओं को समझें। और कहीं मैंने पढ़ा था कि अगर आप दिल खोल लेते अपने यारों के साथ, तो दिल खोलना नहीं पड़ता औजारों के साथ। तो दिल खोल कर रहिए, जीवन बहुत कीमती है। और जिस तरीके से डॉक्टर समीक्षा ने, हालांकि बहुत ये विस्तृत टॉपिक है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करना चाहते थे, लेकिन समय की थोड़ी कमी है। और बस चलते चलते कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि जिंदगी जीने का ये सलीका बनाए रखिए, जिंदगी जीने का ये सलीका बनाए रखिए, हालात कैसे भी हों बस दोस्त बनाए रखिए। तो ऐसे दोस्त, ऐसे लोग अपने इर्द गिर्द रखिए जो आपकी समस्याओं को समझे। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आपको कहीं भी लगता है कि आप मानसिक विकार से गुजर रहे हैं, मानसिक समस्या से गुजर रहे हैं, तो बेहद जरूरी है कि आप अच्छे एक्सपर्ट की सलाह लें, समझें। और अपनी जो छोटी छोटी गलतियां हैं, हम अपने अवॉइड करते हैं कि हमें मेंटल स्ट्रेस है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसे अवॉइड ना करें। और जो 3 L बताए हैं डॉक्टर समीक्षा साहू ने, उनको हमेशा याद रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर समीक्षा साहू, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। और यही आपसे कहेंगे कि वर्ल्ड फर्स्ट एड डे में कैसे आपको उपचार करना है, आजीवन जो उपचार की पद्धति है उसको अपनाएं, और साथ ही मानसिक विकार से दूर रहें। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।